हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये टॉपिक हम फिजियोलॉजी के कॉम्पिटेंसी से लिए हैं 7.2 PY 7.2, जो कि स्टेट करता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज हम वो कॉम्पिटेंसी जो सब्जेक्ट फिजियोलॉजी की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेनली जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस और रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते किसको हैं। ठीक है, कहते किसको हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बेसिकली जो है नेफ्रॉन में होता है। तो ये एक रफ डायग्राम है किडनी का, ह्यूमन किडनी का। तो किडनी की एनाटॉमी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना रखा है, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी ऑफ द किडनी किया। ठीक है, अगर उसके लिए आप वो वीडियो रिफ़र कर लीजिए। तो किडनी के अंदर जो है, जो बेसिक जो सेल्स हैं उसको कहते हैं नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन, जैसे दिमाग के सेल को न्यूरॉन कहते हैं, कार्डियक मसल के सेल को कार्डियक मसल सेल कहते हैं। सर उसी तरह जो ये किडनी है उसका जो सेल्स हैं उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक किडनी में तकरीबन 1.2 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। ओके, तो तकरीबन देखिए 10 से 11 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में रहते हैं। एक किडनी में, तो 2 किडनी में उसका डबल हो जाएगा। तो नेफ्रॉन का मैं डिटेल स्ट्रक्चर तो अभी नहीं करूंगा, लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए एक रफ डायग्राम नेफ्रॉन का मैं उतार देता हूं। तो नेफ्रॉन देखिए, माल्फिजन कैप्सूल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, 2 चीज़ होते हैं उसमें, एक तो ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल। ओके, तो मैं एक रफ डायग्राम कर रहा हूँ। ये ग्लोमेरुलस का में जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होते हैं और बोमन्स कैप्सूल होता है। तो बेसिकली एक ब्लड की वेसल रहती है, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। छोटी खून की नली, उसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी कहते हैं। उसके 2 एंड होते हैं। एक एंड होता है अफरेंट, AFFERENT, अफरेंट आर्टीरियोल, और एक एंड होता है इफरेंट, ई से शुरू होता है। तो इन जनरल याद रखिए, आपके CNS में भी ये वर्ड्स आएंगे, एफरेंट या इफरेंट। सो एफरेंट यानी जो चीज़ एंटर होती है, इफरेंट जो बाहर निकलती है, ई से जो बाहर निकलता है। ठीक है, तो एफरेंट आर्टीरियोल से खून अंदर आएगा और इफरेंट से ब्लड वेसल एफरेंट आर्टीरियोल से जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कैपिलरी प्लेक्सस होता है, जो कि डिटेल्ड एनाटॉमी में समझा चुके हैं। ठीक है, फिर ये जो है बोमन्स कैप्सूल है। फिर ये जो बोमन्स कैप्सूल है ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल में कंटिन्यू होता है। तो जहाँ पे देखिए ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फिर लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले के बाद असेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले होता है। फिर असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले होता है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो कि रीनल पेल्विस में मिलके यूरिन जाता है। तो बेसिकली जो ये नेफ्रॉन है, तकरीबन ऐसे 10 लाख के ऊपर जो नेफ्रॉन एक किडनी में होता है, जो सेल है। तो जो खून, किडनी का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ब्लड इसके अतराफ से जो जाता है, तो 1 मिनट में GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml 1 मिनट में जो है फिल्टर होता है। यानी कि ब्लड जो जाता है यहाँ पे एक छन्नी की तरह होता है। तो छन्नी की तरह होने से ये जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से तो फिल्टर होके अल्टीमेटली यूरिन में निकल जाता है, पूरे इतने 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी के। तो उसकी अभी तफसील हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किडनी कैसा यूरिन बनाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है। तो अभी तो किडनी की हम बेसिकली हम इस पर डिस्कस करें, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या चीज़ है उसके बारे में, तो उस पर तवज्जो देते हैं। तो नेफ्रॉन के जो ये पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस है, बोमन्स कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, फिर उसके बाद असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो अफरेंट आर्टीरियोल, जो खून की जो नली है छोटी सी, इसके एक लेयर है, मिडिल लेयर का ट्यूनिका मीडिया, जहाँ पे जो है स्मूथ मसल होता है। तो वो जो स्मूथ मसल है, यहाँ पे अफरेंट आर्टीरियोल के जो स्मूथ मसल जो है, यहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जो नॉर्मल जो सेल्स होते हैं ना, उससे थोड़ा ज़रा हटके एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इस स्मूथ मसल्स में। तो इस स्पेशलाइज्ड सेल्स को जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहा जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल
की जो दीवार होती है, यानी कि जो परत होती है, उसकी जो बीच की लेयर में जो स्मूथ मसल है, जो उसके स्मूथ मसल्स जो है प्रोलिफरेट होके एक इतनी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे अफेरेंट आर्टीरियोल है वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस सेल्स को कहते हैं जक्स्टा JUX जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, इसको JG सेल्स भी कहा जाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। फिर जो ये रीनल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले के बाद जो असेंडिंग थिंग लूप ऑफ हेनले जहाँ पे ख़त्म होता है, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो वॉल है उसके अंदर के भी कुछ सेल्स जो है थोड़े प्रोलिफरेट होके डार्क कलर नज़र आते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो नॉर्मल से ज़रा हटके जो एक डार्क किस्म के जो सेल्स हैं, इसे कहते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, डेंसा यानी कि जब ये इसकी ईजाद हो रही थी, जब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर साइंसदान देख रहे थे, तब ये जो है ना बहुत डार्क नज़र आ रहा था, इसलिए उसको डेंसा कहते हैं। मैक्यूला यानी स्पॉट। हाँ, एक जो चीज़ है, इतनी जो हिस्सा है नेफ्रॉन का जो डार्क नज़र आ रहा था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डार्क। तो ये जो सेल्स डार्क क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि डार्क सेल्स होते हैं जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं। तो उसमें यहाँ पे इतने पर्टिकुलर जगह पे, दूसरी जगह पे नॉर्मल एपिथेलियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोलिफरेट है इसको मैक्यूला डेंसा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्यूला डेंसा है और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जिसको मीसेंजियल सेल्स या लैसिस सेल भी कहते हैं। मीसेंजियल सेल्स, मीसेंजियल सेल्स, जिसको और एक नाम भी दिया गया है लैसिस, LACIS, लैसिस सेल्स भी कहा जाता है। तो अब ये जो तीन स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से तीन स्ट्रक्चर्स? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो एफेरेंट आर्टीरियोल का एक भाग है, और मैक्यूला डेंसा जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक भाग है, और जो बीच में जो इंटरकनेक्टेड जो सपोर्टिंग सेल्स है, मीसेंजियल सेल्स है। ये तीनों को जोड़ दें हम तो ये जो तीनों एक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। उम्मीद करता हूं कि बात क्लियर हो गई होगी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किसे कहते हैं? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है नेफ्रॉन का एक भाग है जिसमें ये तीन चीजें आते हैं। क्या क्या आते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मैक्यूला डेंसा और मीसेंजियल सेल्स। ठीक है, तो ये तीनों को टुगेदर अगर हम बोलें तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब इसकी खास बात क्या है? हाँ, हम इसके बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो नेफ्रॉन के जो एक इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से एक केमिकल जो है खून में रिलीज करता है, तो उस केमिकल का नाम है रेनिन, RENIN, रेनिन। तो ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है, इनका मेन काम है ये केमिकल को पैदा करना, यानी कि रेनिन को पैदा करना, RENIN, रेनिन। ठीक है, तो जो कि बेसिकली जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होते हैं और ये टुगेदर काम करते हैं। ये मैक्यूला डेंसा और ये जो मीसेंजियल सपोर्टिंग सेल्स है, ये तीनों मिलके जो है एक अपैरेटस होता है जो कि उनका काम है रेनिन सीक्रेट करना। अभी ये रेनिन की क्या खास बात है? ठीक है, तो अब इसको हम आपको समझाते हैं रेनिन का काम क्या है बॉडी में। तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के बारे में अगर अब हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली रेनिन जो है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में काम आता है। आप ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में किस तरह काम आता है और फरमाइए। एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अभी ये रब कर देते हैं यहाँ से। एक एग्जांपल दूंगा, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और उससे खून बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम उतार रहा हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ब्लड में जो है
जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, तो उसके अंदर जो ब्लड है टोटल जो है अराउंड कम से कम एक 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें से 1 लीटर दूध, ये 1 लीटर ब्लड जो है बह गया, ठीक है। तो क्या होगा अगर 1 लीटर ब्लड अगर निकल गया किसी के जिस्म से, तो क्या होगा, तो जनरली क्या होगा, उसके पास से ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेनिन है, रेनिन जो है हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। ये रेनिन की जो अल्डोस्टेरोन की जो मैकेनिज्म है, फिर से ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा, ओके। अगर आदमी लूज कर, लेकिन ये भी एक लिमिट में रहेगा, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। अगर ज़्यादा ब्लड बह गया, फॉर एग्जांपल 2 लीटर 3 लीटर बह गया, तो जब मेडिकल एड यानी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या ब्लड उनको ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा पेशेंट को। लेकिन कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में अगर चला भी गया, तो हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिससे ब्लड प्रेशर फिर से वापस आ जाता है। तो कैसे आता है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए जो है कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड प्रेशर वापस आने के लिए। तो मैं एक ऑर्गन्स कौन से अभी मैं उतार रहा हूँ। ये एक रफ डायग्राम है लीवर का, ठीक है, लीवर है। फिर आप यहाँ पर एक डायग्राम उतारता हूँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ, वो भी एक रफ डायग्राम उतार रहा हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लीवर और ये किडनी। फिर सुप्रारीनल ग्लैंड, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हार्ट में देखिए, राइट साइड ऑफ द हार्ट, किसका भी एक रफ डायग्राम उतारता हूँ, जो बेसिकली वीनस ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो आर्टीरियल ब्लड होता है, ठीक है। तो इतने सब ऑर्गन्स का सिस्टम जो है टुगेदर काम करता है ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाने के लिए। तो कैसे करता है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के रेनिन की मदद से कैसे होता है अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो लीवर है, सो लीवर जो है खून में, ये लीवर काफ़ी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, यहाँ पे लिखता हूँ ये अल्फा ग्लोबुलिन है, एंजियोटेंसिनोजन, तो केमिकल प्रोटीन है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन है, हाँ, अल्फा ग्लोबुलिन। सो ये जो है एंजियोटेंसिनोजन जो है ब्लड में रिलीज करता है, यानी सर्कुलेशन में लीवर से पैदा होता है, ठीक है। तो जब ये रेनिन पैदा होता है, रेनिन जो है, रेनिन रिलीज कहाँ से होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से कब रिलीज होगा, जब जो है ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो जैसे हमारा जो एग्जांपल है, जहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट के जिस्म से जो है कुछ ब्लड बाहर बह गया, तो जाहिरी बात है हर आज़ा पे कम ब्लड पहुँचेगा। तो किडनी में भी ब्लड कम पहुँचेगा, यानी कम प्रेशर से ब्लड आएगा। तो जैसे ही किडनी पे कम आएगा, तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है, ये एक ऐसा अपैरेटस है जो बीपी को नापेगा। जैसे बीपी नापने की मशीन होती है ना, स्पिग्मोमैनोमीटर, तो नेफ्रॉन के अंदर यानी किडनी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर को जो मापता है, ये मापता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। तो जैसे ही कम प्रेशर से या कम वॉल्यूम का ब्लड किडनी के अंदर एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टीरियोल के जरिए, तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेंस है, ये सेंस कर लेगा कि कम ब्लड आ रहा है किडनी को। तो जैसे ही वो सेंस करेगा, तो वो रेनिन सिक्रीट करेगा। तो ये जो है प्रेशर को सेंस करता है। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है प्रेशर को सेंस करता है और रेनिन को सिक्रीट करेगा। और जो है इसके अलावा, जैसे ही अगर कम अमाउंट ऑफ का ब्लड जो है एफरेंट आर्टीरियोल में आ गया, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है, यहाँ फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो नॉर्मली जो है सोडियम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में तकरीबन 65% यानी 65% जो है सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। फिर यहाँ पर भी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे भी यहाँ पे तकरीबन 25% होता है, जस्ट 10% यहाँ पे होता है। तो जब खून कम आता है यहाँ पे और एब्जॉर्प्शन भी जब बराबर होता है, तो यहाँ पे सोडियम लेवल भी कम होता है। तो ये जो मैक्यूला डेंसा के जो सेल्स हैं,
जक्स्टाग्लोमुलर अपैरेटस के, ये सोडियम को सेंस करते हैं, यानी कि कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये बैरो रिसेप्टर, बैरोटस यानी प्रेशर को सेंस करेगा, ये केमिकल को सेंस करेगा। तो जैसे ही प्रेशर कम आ रहा है किडनी पे खून का, तो ये प्रेशर जो है ये जक्स्टाग्लोमुलर सेंस करेगा, और सोडियम का लेवल जो सेंस करेगा मैक्यूला डेंसा। तो ये जो मैक्यूला डेंसा जैसे ही सेंस करेगा, ये जो बीच के जो मेसेंजर या लेसिस सेल्स है, इसके जरिए इसको इन्फॉर्मेशन देगा जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स को कि यहाँ पे सोडियम कम आ रहा है, यानी कि खून कम आ रहा है, किडनी कम पहुंच रहा है, यानी कम प्रेशर से पहुंच रहा है। तो उसी दौरान जो है ये जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स रेनिन ये केमिकल को सिक्रीट कर देते हैं, यानी जैसे ही बीपी कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, रेनिन सिक्रीट होगा। अब ये रेनिन सिक्रीट होके इफरेंट आर्टीरियल से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा। ठीक है, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जाएगा इफरेंट आर्टीरियल से। पेरीट्यूबुलर यानी पेरी यानी खरी बाजू का, ट्यूब्यूल के पास की जो कैपिलरीज है। ठीक है, फिर ये अल्टीमेटली जो है वेन्यूल से मिलकर वीनस ब्लड में एंटर हो जाएगा, वीनस ब्लड। सो वेन्स के जरिए वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा, यानी कि राइट साइड ऑफ द हार्ट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना के हमें जो अल्टीमेटली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो केमिकल है रेनिन, यहाँ से जो पैदा हो गया किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, फिर खून के जरिए वापस खून की नलियों में आ जाएगा। तो रेनिन जो है सर्कुलेशन में आ गया। अब ये रेनिन क्या करेगा, ये जो केमिकल एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से रिलीज हो गया था, तो इस एंजियोटेंसिनोजन को जो है ये रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन में। तो एंजियोटेंसिनोजन जो कन्वर्ट हो जाता है एक केमिकल में जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, इसको डेकापेप्टाइड कहते हैं, यानी कि 10 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा ये रेनिन जो है इस केमिकल को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है खून के सर्कुलेशन में ही एंजियोटेंसिन 1 जो है और एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। सो ये जो कन्वर्शन है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, ये होता है एक एंजाइम से जिसका नाम है ACE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। ठीक है, तो ACE जो है आमतौर पे जो है खून के ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसकी एपिथेलियल सेल्स यानी कि एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस के पास पाई जाती हैं। तो आमतौर पे लंग्स की जो पल्मोनरी कैपिलरीज है, लंग्स की जो खून की नलियां है, उसके जो अंदर के एंडोथेलियल सेल्स है, तो वहाँ पे ये एंजाइम्स आमतौर पे ज़्यादा पाई जाती है। लंग्स में दूसरी जगह भी है लेकिन लंग्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो एंजियोटेंसिन 1 जो है ये जो केमिकल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम ये केमिकल है, ये जो है ऑक्टापेप्टाइड है, यानी कि इसमें 8 अमीनो एसिड्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटीन है केमिकली। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इसके 4-5 मैकेनिज्म्स हैं कैसे बढ़ाएगा, तो ध्यान दीजिए। पहला तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। हम पहले इसको ये एक्सिस को कंप्लीट कर देते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, बाहर का भाग एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर का एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स में फिर से 3 लेयर्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है अल्डोस्टेरोन। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये जो है अल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करने में मदद करता है, अल्डोस्टेरोन। तो जब ये अल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो जाएगा तो अल्डोस्टेरोन खून के जरिए किडनी में आ जाएगा। फिर से किडनी में आके इसका एक्शन है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये जो है प्रिंसिपल सेल्स रहते हैं यहाँ पे। तो एक सेल को यहाँ पे उतार के बताऊंगा आपको, प्रिंसिपल सेल। तो मैकेनिज्म बहुत बारीकी का है, प्लीज़ आप कंसंट्रेशन दीजिए।
तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, रिसेप्टार्स होते हैं। तो अल्डोस्टेरॉन जो है ये किडनी के जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, यहाँ के इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आके अल्डोस्टेरॉन अपने रिसेप्टार से मिल के जो न्यूक्लियस पे जो अटैच होता है, यहाँ से जो जीन्स एक्टिवेट होते हैं और थोड़े केमिकल्स पैदा होते हैं, उसे जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस कहते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेस, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा आपने जनरल फिजियोलॉजी में। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्या करेंगे, सोडियम को बाहर ले लेंगे सेल से और पोटेशियम को सेल के अंदर डालेंगे। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, ठीक है। तो ये जो है बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे करेंगे। तो अल्टीमेटली इनका अल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है कि जो ये नेफ्रॉन यानी किडनी का जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है उससे सोडियम को खींचे और पोटेशियम को अंदर डालें। यानी कि सोडियम जो है इसके अंदर जो भी सोडियम बचा है ये खींच लेगा और पोटेशियम को इसके अंदर डाल देगा, यानी ट्यूब्यूल में डालेगा, यानी पेशाब के जरिए पोटेशियम निकलेगा, सोडियम कम रहेगा तो सोडियम को खींच लेगा। तो जैसे ही अल्डोस्टेरॉन किडनी के सेल्स पे सोडियम खींचेगा, सोडियम के साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी का मॉलिक्यूल भी उसके साथ एब्जॉर्ब होकर खून में आ जाएगा। यानी कि पानी जो फिल्टर हो रहा है किडनी से, जो पेशाब में जा रहा है, तो पेशाब में जाने के बजाय, यूरिन में जाने के बजाय कम जाएगा यूरिन में, वापस से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। तो आप समझ रहे हैं। तो पहले हमारा प्रॉब्लम क्या था कि ब्लड सर्कुलेशन, बीपी कम हो गया। तो बीपी कम होने की वजह से यहाँ पे जो जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के जो जेजी सेल्स हैं वो उन्होंने सेंस किया और रेनिन को रिलीज किया। साथ में सोडियम की मात्रा भी कम होने की वजह से मैक्यूला डेंसा भी सेंस किए, उन्होंने भी इसको मैसेज पहुंचाया, तो रेनिन रिलीज हो गया। यानी कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, प्रेशर और केमिकल सेंस दोनों को सेंस कर चुके ये, ठीक है। ये सेंसर्स हैं बेसिकली जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, बीपी कम हो या ज़्यादा हो सेंस करके इन्फॉर्मेशन देता। तो जैसे ही कम हुआ रेनिन रिलीज हुआ, ये रेनिन जाके एंजियोटेंसिनोजन को जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये मेनली बीपी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? एंजियोटेंसिन 2 जो है अल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और अल्डोस्टेरॉन फिर से किडनी में आके सोडियम के साथ पानी को सर्कुलेशन में लेगा और फ्लूइड से वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर यानी कि जो खून की नलियों को सिकोड़ देता है, उससे बीपी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है आपको बताऊं कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये इसके रिसेप्टर्स जो है ब्लड वेसल्स में होते हैं, यहाँ पे वेन्यूल्स पे और आर्टेरियल्स पे। तो जब वीनस सिस्टम पे ये जो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ये ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ा देगा वीनस सर्कुलेशन में, और उससे जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर के 2 पैमाने होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी ऊपर का लेवल बढ़ जाएगा। और अगर ये जो यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होते हैं आर्टीरियल एंड पे, वहाँ पे भी वो जब सिकोड़ देता है ब्लड खून की नली को, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उससे जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यानी कि जो खून की जो बह जाने से जो ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा था वो बढ़ जाएगा, ओके, सिंपैथेटिक सिस्टम से। उसके अलावा और एक सेंसर होता है बीपी का, जो है बैरो रिसेप्टर, जो कि कैरोटिड साइनस में होता है। कैरोटिड साइनस यानी कि कॉमन कैरोटिड आर्टरीज वगैरह जो होती है, फिर जो बाइफरकेट होती है, तो यहाँ पर एक कैरोटिड साइनस होता है जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने को सेंस करता है और अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये दिमाग को जो है इन्फॉर्मेशन देता है एक नर्व के जरिए, जो कि है 9th नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, यानी कि वेगस नर्व, ये सॉरी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। 10th होता है वेगस नर्व, जो आयोटिक रिसेप्टर्स पे होता है कि ये जो है 9th क्रेनियल नर्व यानी कि ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से दिमाग पे जाएगा। दिमाग पे कहाँ पे जाएगा? मेडुल्ला पे वेसोमोटर सेंटर होता है जो बीपी को कंट्रोल करता है, मेडुल्ला। तो मेडुल्ला ये एक्टिवेट हो जाएगा कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि जिस्म में बीपी कम हो रहा है। तो जैसे ही कम होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाके फिर से जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के जो ये जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स है वहां पर एक रिसेप्टर होता है जिसको बीटा 1 रिसेप्टर कहते हैं, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर, वहां पे जाके स्टिमुलेट करेगा ताकि रेनिन रिलीज हो। तो ये अलग मैकेनिज्म है। तो रेनिन रिलीज होने के लिए जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स के लिए एक सिस्टमेटिक
यानी कि ऊपर दिमाग से एक सिग्नल मिलेगा और दो लोकल इंफॉर्मेशन मिलेगा जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स से प्रेशर चेंज होने से और मैकुला डेंसा से केमिकल चेंजेस होने से, ठीक है। तो इसको 3 तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि रेनिन रिलीज हो जब बीपी डाउन होता है। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। तो उसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से यहाँ पे ये होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 अल्डोस्टेरॉन की तरफ से भी बीपी को बढ़ाएगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और वेसो कंस्ट्रिक्शन करके भी करेगा, फिर ये भी करेगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है यहाँ पे जो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन होता है कि बीपी 2 होने की वजह से और एक केमिकल या हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एक हार्मोन निकलेगा जिसे कहते हैं ADH, ओके, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा, जो हाइपोथैलेमस के नर्व एंडिंग से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जरिए खून के जरिए आ जाएगा। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन फिर किडनी के यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स पे यहाँ पे काम करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे परमेबिलिटी बढ़ा देगा। परमेबिलिटी यानी कि पानी का दौरान ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम में किडनी के, तो यहाँ पे जो है किडनी में हाइपर ऑस्मोलैरिटी होता है या अंदर कम होता है, तो उस वजह से जो है पानी इंटरस्टिशियम में आ गया, यानी पानी को ऑब्जर्व करेगा और पेशाब में कम, यूरिन में यानी कम फ्लूइड रहेगा। यानी कि जब ब्लड प्रेशर जिसम में पानी कम है तो यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी और फ्लूइड को एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में ले लेंगे, तो उससे फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके अलावा थर्स्ट मैकेनिज्म यानी कि प्यास, हाँ, इंसान को जब उसके जिस्म में बीपी कम हो जाता है उसको प्यास लगती है, हाँ, तो वो भी थर्स्ट मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस की तरह हो जाएगा। तो पानी ज़्यादा पिएगा वो थर्स्ट मैकेनिज्म, उसको प्यास लगेगी और पानी पिएगा तो फ्लूइड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जब भी ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो ये सब इतने केमिकल मैकेनिज्म्स हमारे जिस्म में एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से जो है ब्लड प्रेशर वापस हो जाता है। तो इस मैकेनिज्म को, जो ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल पे लाता है, उसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन एक्सिस। तो अब इतना सब झमेला हमें क्यों मालूम होना है एज ए डॉक्टर? क्योंकि आप जो भी हाइपरटेंशन को तकरीबन जो भी हम टैबलेट्स देते हैं ये मैकेनिज्म पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एंजियोटेंसिन की जो रिसेप्टार्स है खून की नलियों पे, उस पे जहाँ पे जाके सिकुड़ जाता है, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टार के ब्लॉकर्स होते हैं एंजियोटेंसिन। फिर अल्डोस्टेरॉन की जो सीक्रीशन होते हैं तो अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टार के ब्लॉकर्स होते हैं, यानी कि वो रिसेप्टार पे जाके केमिकल काम करेगा, जैसे कि टेलमिसार्टन है, हाँ, लोसार्टन है, वो भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टार ब्लॉकर्स हैं। और ये AC इनहिबिटर्स भी हैं यहाँ पर, हाँ, वो उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि जो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए काम करते हैं, जैसे AC इनहिबिटर्स है, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट्स हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये कैसे जाके ब्लड प्रेशर में की जो बीमारी को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाती है। तो ये रिसेप्टर्स पे काम करके, ये मैकेनिज्म पे काम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया यानी बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब मैकेनिज्म पता है, हो चुका है, तो आपको रिवाइज कर दो। आज का टॉपिक था जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कि नेफ्रॉन का एक भाग है, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स डालें हम, ताकि और पॉजिटिव कुछ हमें फीडबैक दें कि हम आगे कैसे हम जो है ये जो मेडिकल के जो लेक्चर की जो हम सीरीज़ निकाले हैं MBBS स्टूडेंट्स के लिए, जो के काम आएगा दूसरों को भी, BAMS, BUMS और जो BHMS या दूसरे भी इवन नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी ये काम आएगा। तो अगर जिसको भी अगर कुछ आप फीडबैक दें ताकि हम उसको कैसे इम्प्रूव करें, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।